अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है भाई? कैसे हैं आप सब? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैलिफेट ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। कैलिफेट ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो है 5 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। इलेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, बैटल्स, कॉन्क्वेस्ट एंड देन मार्टिरडम ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्शन को। बहुत ब्रीफ सी स्टोरी है, इजी टू रिमेंबर है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु जब अपने डेथ बेड पे थे, तो उन्होंने क्या कहते हैं सीनियर कंपेनियंस को बुलाया। जब वो अपने डेथ बेड पे थे, उन्होंने अपना सजेशन दिया और उनका सजेशन लिया अपने सक्सेसर को नामज़द करने के लिए। क्या बोला? समझ नहीं आया, फिर से समझा देता हूँ। हज़रत अबू बकर ने जो है सीनियर कंपेनियंस को बुलाया जब वो अपने डेथ बेड पे थे। उन्होंने अपना सजेशन दिया और उनका सजेशन लिया सक्सेसर कौन बनेगा ये इस चीज़ के लिए। हज़रत अबू बकर ने सजेस्ट किया कि भाई हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को उनकी जगह आना चाहिए। इस चीज़ पे किसी ने भी कंटेस्ट नहीं किया, मतलब कोई भी चीज़ के अगेंस्ट नहीं आया एक्सेप्ट हज़रत तला रज़ी अल्लाह अन्हु। उन्होंने ये ओपिनियन दिया कि भाई हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत ज़्यादा स्टर्न और स्ट्रिक्ट है, यानी बहुत गुस्से वाले हैं वो। तो वो जो है बहुत जज्बाती होकर डिसीजन ना ले लें कैलिफ बनने के बाद। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ने हज़रत तला को एक्सप्लेन किया, समझाया कि भाई वंस उनके ऊपर कैलिफेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, वंस द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कैलिफेट बी फॉल ऑन हिम, यानी जब उनके ऊपर आएंगी तो ही विल बी द बेस्ट पर्सन टू फुलफिल देम। हज़रत तला रज़ी अल्लाह ने अंडरस्टूड एंड अग्रीड। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ने उनको समझाया कि भाई वो जज्बाती हैं लेकिन उनके पास अकल है, उनके पास विजडम है। जब वो खलीफा होंगे तब उनको पता होगा कि कब किस वक्त क्या कितना एक्सप्रेस करना है, कब कहाँ जो है स्ट्रिक्ट होना है, कब कहाँ लीनियंसी शो करनी है, ये सब उनको पता होगा। सो डोंट वरी, जब उनके ऊपर खिलाफत की जिम्मेदारी आएंगी तो वो बेहतरीन शख्स साबित होंगे इस जिम्मेदारियों को पूरा अदा करने के लिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो है समझ गए और उन्होंने अग्री किया। और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ने सेड अबाउट उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में ये फरमाया कि भाई इफ़ आई विल बी आस्क्ड बाय अल्लाह एज टू हूम आई अपॉइंटेड एज माई सक्सेसर, आई विल से दैट आई हैव अपॉइंटेड द बेस्ट अमंग योर मैन। यानी भाई अगर अल्लाह ताला मुझसे पूछेंगे कि भाई मैंने अपने सक्सेसर किसको अपॉइंट किया, तो मैं बोलूँगा कि मैंने आपके आदमियों में से बेस्ट शख्स को अपना सक्सेसर अपॉइंट किया है। सो दिस इज़ द शॉर्ट स्टोरी ऑफ इलेक्शन ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। नेक्स्ट वी विल लुक एट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। भाई हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का जो कैलिफेट है इट वाज नोन एज द गोल्डन एरा ऑफ इस्लाम। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो है इस्लाम बहुत ज़्यादा तरक्की की, इस्लाम ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया। द इस्लामिक एम्पायर एक्सपेंडेड रैपिडली एंड एनॉर्मसली एज हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पुट अप हाईली इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। उन्होंने बहुत ही इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर जो है सेट किए। उनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में क्या आ जाता है? नंबर वन, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक कॉमन चीज़ हर कैलिफ ने की, डिवीजन ऑफ स्टेट्स। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इतनी बड़ी मुस्लिम एम्पायर को डिवाइड कर दिया प्रोविंसेस में, और हर प्रोविंसेस 12 प्रोविंसेस बनाए, हर प्रोविंस का एक गवर्नर बनाया। एंड ईच गवर्नर वाज मेड टू टेक एन ओथ। हर गवर्नर ने एक ओथ लिया। ओथ का मतलब होता है अहद लेना, वादा करना कि वो करप्शन नहीं करेगा एंड वो एक्स्ट्रॉर्डनरी लाइफस्टाइल नहीं गुजारेगा, यानी वो चोरी चकारी नहीं करेगा और वो बहुत ज़्यादा धूमधाम या लग्जीरियस लाइफस्टाइल नहीं गुजारेगा, ज़रूरत के मुताबिक वाली सिंपल लाइफस्टाइल गुजारेगा, ओवर एक्सपेंडिंग नहीं करेगा। प्रोविंसेस वर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स फॉर मोर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो है बैतुल माल में क्या किया भाई, हर प्रोविंस के लिए उन्होंने बैतुल माल बनाया और हर बैतुल माल के लिए एक दीवान को अपॉइंट कर दिया। दीवान का मतलब है इंचार्ज, और दीवान ऐसा शख्स होता था जो ऑनेस्ट होता था, ईमानदार, लॉयल होता था, यानी कि जो कभी आपको बिट्रे ना करे, आपका ट्रस्ट ना तोड़े, सच्चा होता था, ईमानदार होता था और वेल नोन होता था, कि फेमस होता था। वेल नोन होना क्यों ज़रूरी है? कि भाई अगर एक शख्स को बहुत सारे लोग जानते होंगे ना, तो उसको अपनी इमेज की फ़िक्र होगी, वो कुछ गलत करने से पहले 10 बार सोचेगा। लेट से अगर हम अपनी मिसाल ले लें, तो भाई आज जब अभी हम यंग हैं तो हम सोशल मीडिया में 10 चीज़ें पोस्ट कर देते हैं, 10 पोस्ट रीशेयर कर देते हैं, ये नहीं सोचते कि वो पोस्ट क्या है, उसको बारीकी से नहीं देखते। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी गैदरिंग हमें लोग जानने लगते हैं, जब हमारे अंदर थोड़ी सी सेल्फ अवेयरनेस आती है तो हम 10 बार सोचते हैं कुछ शेयर करने से पहले कि यार कहे इससे जो है अगला मुझे जज ना करे। फेयर ऑफ जजमेंट वाली बात नहीं है, लेकिन एक उस वे में कि मेरी इमेज ख़राब ना हो। फिर हम सेलिब्रिटीज़ की या फेमस स्कॉलर्स की मिसाल ले लें, तो भाई वो भी 10 तरीके का मीडिया कंज्यूम करते होंगे, वो मीम्स भी देखते होंगे, उनके सामने भी फ़नी पोस्ट आते होंगे, लेकिन वो रीशेयर करने से पहले 10 बार सोचते होंगे कि भाई कोई इस वजह से हमारे बारे में गलत इमेज ना बन जाए। तो वैसे ही
दीवान को वेल नोन होना चाहिए था, ताकि भाई वो चोरी चकारी करने से पहले 10 बार पहले सोचेगा कि भाई मैं अगर करूँगा तो मेरी जितनी ज़्यादा आपकी इमेज है, जितनी ज़्यादा आप फेमस हो, उतने ही ज़्यादा आप बैकलैश फेस कर सकते हो, उतनी ज़्यादा आप बेइज्जत हो सकते हो। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बीइंग फेमस इज़ ऑल्सो अ पावर। उसके अलावा बैतुल माल का जो है प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होता था, इन एंड आउट दोनों का, कि कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, आ रहा है तो कैसे आ रहा है, ये सारी चीज़ें देखी जाती थी। ऐसा नहीं कि 1000 रुपये आ रहे हैं और जो है अपना 100 रुपये जा रहे हैं सिर्फ, और बाकी 900 जो है किसी की जेब में चले जा रहे हैं, तो ये चीज़ का ख्याल रखा जाता था। आगे क्या होता था भाई, बैतुल माल के क्या कहते हैं, पहले ये देख लेते रिसोर्सेज आती कहाँ से थी, वो ज़कात से आती थी, वॉर में जो स्पॉइल होते थे उससे आती थी, और जो लोग हमें जिजिया देते थे उससे रिसोर्सेज आती थी। जब हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी तो एक्स्ट्रा अमाउंट वो सेंड टू मदीना, एक्स्ट्रा अमाउंट वो सेंड टू मदीना, मदीना में मतलब जो भी काम वाम करवाने के लिए एंड सो ऑन। अब प्रॉपर चेक एंड बैलेंस वाज इंश्योर्ड, ये बैतुल माल से हट के भी प्रॉपर चेक एंड बैलेंस वाज इंश्योर्ड हाउ कि भाई व्हेन अ गवर्नर वाज हायर्ड एंड दे गेव ओथ देयर नेट वर्थ वाज कैलकुलेटेड, यानी जब भी एक गवर्नर क्या कहते हैं अपॉइंट किया जाता था तो उसकी नेटवर्थ यानी उसकी मालियत, उसकी कितना वो ओन करता है वो कैलकुलेट किया जाता था, उसके एसेट्स, उसके पैसे, उसके ज़मीनें, ये सब चीज़ें। अब ये उसके अपॉइंटमेंट में भी किया जाता था और उसके एंड ऑफ टेन्योर में, यानी जब उसकी गवर्नेंस ख़त्म होती थी तब भी ये चीज़ें वापस की जाती थी, ताकि देखा जाएगा भाई लेट से एक शख्स था वो 2013 में अपॉइंट हुआ, ठीक है, उसके बाद 2000 एंड लेट से 16 में उसका टेन्योर ख़त्म हो गया। अब ये जो 3 साल थे, सही है, ये यार क्या ज़बरदस्त लिख रहा हूँ मैं माउस से भी, खैर। अब देखा ये जाता है कि भाई लेट से इस वक्त थे उसके पास 100 रुपये, सही है, और दो अब वो जो है पर मंथ कमा रहा था लेट से 10 रुपये, ठीक है, तो 3 साल में कितने महीने होते हैं बेटा, 36 रुपये, तो वो 3 साल बाद जो है 360 रुपये के सरप्लस, यानी यहाँ पर होने चाहिए उसके पास 460 रुपीज़। इतने कॉन्फिडेंटली मैथ्स किया, आई होप सही की हो, नहीं किए तो कमेंट्स में बता देना। बहरहाल अब ये उसकी जस्टिफाइड अमाउंट है, लेकिन अगर भाई लेट से वो 3 साल बाद उसके पास हैं 2000 रुपये, तो भाई इसका मतलब है उसने करप्शन की है। अब ये चीज़ें जो है आज के दौर में नहीं देखी जाती, इतनी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, तो इसलिए लोग खुल के अंडर द टेबल रिश्वत भी लेते हैं, करप्शन भी करते हैं, सब करते हैं। लेकिन क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में ये अकाउंटेबिलिटी थी, इस चीज़ का चेक एंड बैलेंस था, तो लोग अपने फेयर एंड स्क्वायर ही अर्न करते थे। ऐसा नहीं है कि भाई आपको गवर्नर बना दिया तो आप अर्न नहीं करोगे, ज़ाहिर है आप मेहनत करो अर्न करोगे, लेकिन आप अपने हक का खाओगे ना, सबका नहीं खाओगे, ठीक है, पाकिस्तान थोड़ी है। बहरहाल सो अब जब एक फेयर ऑफ अकाउंटेबिलिटी होता है तो इंसान गलत करने से वैसे ही रुक जाते हैं, तो इसलिए प्रॉपर चेक एंड बैलेंस फॉर इंश्योर्ड में ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ऑर्डर टू इंश्योर फेयर अर्निंग्स, ये वाली बात हो गई कि भाई ऐसा क्यों होता था, इन ऑर्डर टू इंश्योर फेयर अर्निंग्स। उसके अलावा पब्लिक कंप्लेंट्स फॉर गिवन रिस्पेक्ट, इसका क्या मतलब है कि भाई जो भी आवाम में से कोई आ सकता था और कैलिफ से कंप्लेन कर सकता था कि भाई ये मार्टियरडम में भी ये वाला पॉइंट ज़रूरी है कि आवाम में से कोई भी उठ के आ सकता था और बता सकता था कि भाई मुझे गवर्नेंस से ये इशू है, मुझे फ़लाना जो आपका गवर्नर है वो ये गलत कर रहा है, या कैलिफेट में ये मसला है, आर्मी में ये मसला है एंड सो ऑन। और उनकी जो कंप्लेन थी, उनका जो भी कंसर्न था वो रिस्पेक्ट किया जाता था, ठीक है, उनकी कंप्लेंट्स को रिस्पेक्ट दिया जाता था। उससे क्या होता था कि जब पब्लिक को रिस्पेक्ट मिल रही है ना, तो वो भी रूल का रिस्पेक्ट करेंगे, वो ये नहीं बोलेंगे कि इसको भी हटा दो, उसको भी हटा दो, ये भी चोर वो भी चोर, वो खुद रिस्पेक्ट करेंगे भाई, जब वो उनको दिखेगा कि काम करने वाला अपना काम जो है ईमानदारी से निभा रहा है। अब आज के दौर में क्या होता है भाई, प्राइम मिनिस्टर तो दूर की बात, आप अपने मोहल्ले के यूसी नाजिम से भी डायरेक्ट नहीं मिल सकते, ठीक है, 10 लोगों के थ्रू गुजरना पड़ता है, और अगर बाय एनी चांस आपने मिल भी लिया तो आपकी कंप्लेन का हल निकलते निकलते आप 10 टाइम्स उसका हल खुद ही निकाल लोगे। बहरहाल अब इसके अलावा मजलिस शूरा और मजलिस आम, दो मजलिस बनाई भाई। मजलिस शूरा जैसे हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु के दौर में थी, फिर एक मजलिस आम बनाई, ये बड़ी थी, क्यों, क्योंकि इस पर सिर्फ चंद सीनियर कंपेनियन नहीं थे, इस पर कॉमन पीपल भी थे, और सिग्निफिकेंट ओकेजन्स पे मजलिस आम बुलाई जाती थी जैसे हज वगैरह में, और उस पर लोगों के ओपिनियंस लिए जाते थे कि भाई आप अगर किसी चीज़ पे कुछ सजेस्ट करना चाहें तो आप वो भी कर सके। मिलिट्री रिफॉर्म्स में क्या किया भाई, मिलिट्री ऑफिशियल डिटेल्स पर कैप्टन है रिकॉर्ड के भाई, हर अपॉइंट होने वाला मिलिट्री पर्सन उसको रिकॉर्ड में डाल दिया जाता था, ताकि इनके जब भी ज़रूरत पड़े तो डिटेल सारी मौजूद हों। अब उनकी सैलरीज फिक्स्ड होती थी और सैलरीज बढ़ा दी गई थी, सैलरीज फिक्स भी होती थी तो बढ़ा भी दी थी। अब जब सैलरी फिक्स थी और बढ़ा दी थी तो वो उनकी मोटिवेशन भी बढ़ गई थी कि हाँ भाई हमें हमारे हक के पैसे मिल रहे हैं।
उनको जो है ट्रेनिंग्स मिलती थी उनके स्किल्स एनहेंस करने के लिए। यंगर कंपेनियंस गॉट अ चांस टू इम्प्रूव एज ओल्डर कंपेनियंस वर पासिंग अवे। ट्रेनिंग्स इसलिए भी ज़रूरी थी देना कि भाई आहिस्ते आहिस्ते जो माहिर थे, अब ज़ाहिर है जितने भी माहिर हों कभी ना कभी कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, कभी ना कभी उनको दुनिया से रुखसत तो होना है ना। तो भाई उन्होंने क्या किया, यंगर कंपेनियंस को ट्रेन कर दिया ताकि उनकी स्किल्स इंप्रूव हो जाएँ, ताकि जब हम ना हो तो ये हमारी जगह इस्लाम के मुहाफिज बन सके। उसके बाद उन्होंने भी मिलिट्री कंटोनमेंट्स बनवाए टू फुलफिल द नीड्स ऑफ ट्रूप्स। अल्टीमेटली द सोल्जर्स वर सेटिस्फाइड एंड परफॉर्म बेटर। जब उनको फाइनेंशियली, मोरली, फिजिकली हर तरीके से उनकी जो रिक्वायरमेंट्स वो फुलफिल हो रही थी, फाइनेंशियली यानी सैलरी, मोरली यानी कि भाई उनको उनकी ये आराम की नीड्स दी जा रही थी, फिजिकली यानी उनकी स्किल्स पे भी काम किया जा रहा था, तो दे वर मोटिवेटेड, दे वर सेटिस्फाइड एंड दे परफॉर्म बेटर। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने इम्प्रूव्ड इरीगेशन, इरीगेशन यानी पानी देने का जो भी सेटअप होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, डैम्स बढ़ा दिए, यानी डैम्स बढ़ा दिए ताकि ज़्यादा पानी अवेलेबल हो। एंड उन्होंने एग्रीकल्चर भी बढ़ा दिया। इससे क्या फ़ायदा होता था, इनकम भी बढ़ जाती थी। क्यों? क्योंकि जब एग्रीकल्चर हमारे यहाँ ग्रो रहा होगा तो वो हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, और जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, इम्पोर्ट कम होता है, तो एक इकोनॉमी की वैसे ही ग्रोथ भी होती है। इफ़ आई रिमेंबर माई PhD लेसन्स करेक्टली, तो मैंने सही बोला है, अगर मैंने गलत बोला है तो बराए मेहरबानी मेरी इस्लाह कर दीजिएगा। खैर, उसके अलावा हाईवेज़ पे उन्होंने होटल्स, मोटल्स या इन्स बनाए ट्रैवलर्स के लिए, ताकि जो भी राहगीर हों वो आराम कर सकें। रोड्स जो हैं इम्प्रूव कर दी, हाईवेज़ और ब्रिजेस बनाए, एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी बनाए, और मस्जिद को भी एक्सपेंड किया, यानी मस्जिद को बड़ा कर दिया ताकि ज़्यादा लोग नमाज़ पढ़ सकें। इसके बाद क्या हुआ, जस्टिस सिस्टम में अगेन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की तरह उन्होंने काजी अपॉइंट किया जो इंडिपेंडेंट होता था, उस पर कोई चढ़ाई नहीं कर सकता था। अगर कैलिफ पे भी मुकदमा हो तो कैलिफ को भी पेश होना होता था जज के सामने। उन्होंने सबके लिए फेयर और सेम रूल्स रखे भाई, कि ये नहीं कि मैं कैलिफ हूँ तो मेरे लिए अलग रूल, आवाम है तो उसके लिए अलग रूल, गवर्नर है तो उसके लिए अलग रूल। जो रूल सबके लिए है वो सबके लिए है, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, दो एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल ये आप ले लो कि भाई हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को ये भी नहीं पसंद था कि जैसे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पसंद था ना कि जब वो दाखिल होते थे कोर्ट पे या किसी भी कमरे में तो कोई उनके लिए खड़ा हो जाए, मतलब इट्स नॉट डिसअलाउड बट सम पीपल डोंट लाइक इट। वैसे ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को भी नहीं पसंद था, सही है। एक एग्जांपल ये है कि भाई सीरिया का प्रिंस था, उसने एक बंदे को चमाट मार दिया था। क्यों चमाट मार दिया था? क्योंकि भाई वो बंदा जो है गलती से उनके पैर पे चढ़ गया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या कहते हैं, पहले पूरे सिनेरियो की तहकीक की कि भाई असल में हुआ क्या है। फिर फेयर एंड स्क्वायर चीज़ों को एक जगह किया, नाजायज़ चीज़ों को अलग किया, और उन्होंने उस बंदे को बोला कि भाई आप जो है इसको वापस चमाट मार लो, क्योंकि इसने आपको नाहक चमाट मारा था। अब यहाँ पर इसका मकसद ये बताने का मकसद ये नहीं है कि इस्लाम में कहते हैं कोई आपको मारे तो आप उसको जाके मार दो, ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्लेव से एक प्रिंस को चमाट पड़वाया, ये दिखाने के लिए, या स्लेव नहीं भी था तो प्रिंस के सामने एक नॉर्मल इंसान का ओहदा तो कम होता है ना, तो ये दिखाने के लिए कि भाई इस्लाम में रूल सबके लिए सेम है, चाहे वो प्रिंस हो, चाहे वो नौकर हो, कुछ भी हो। ये नहीं शो किया कि कोई आपको चमाट मारे तो आप भी चमाट मार दो। हाँ, अगर आप उसके बराबरी के हो और आप उसको माफ़ कर सकते हो, और माफ़ करने से आपका कुछ जा नहीं रहा तो आप माफ़ कर दो, ठीक है। लेकिन बस मिसाल को गलत वे में मत ले जाना, कहने का मकसद ये है। आगे चलते हैं। क्या कहते हैं, पेंशन सिस्टम उन्होंने जो है रिलीज़ किया। पेंशन सिस्टम में क्या होता था भाई, जो रिटायर्ड ऑफिशियल्स होते थे उनको सैलरी दी जाती थी इवन आफ्टर देवर ऑफ ड्यूटी। डिसेबल्ड सोल्जर्स यानी जो सोल्जर्स जंग में अपने हाथ पैर शहीद करवा लिए उनके लिए। और ये फैसिलिटी जो थी मुस्लिम नॉन मुस्लिम दोनों के लिए थी, क्योंकि भाई रिलीजन अपनी जगह, लेकिन उन्होंने आपको सर्विस दी तो दे डिजर्व द पर्क्स इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट। उन्होंने अलाउंसेस रखी। अलाउंसेस यानी कि कह लो एक्स्ट्रा सैलरी होती है, या एक तरीके से किसी भी मुल्क के फंड्स होते हैं जो हैंडीकैप लोग, गरीब लोग और बूढ़े लोग जिसको यूज़ कर सकते हैं। फिर उन्होंने बनाया एक डिपार्टमेंट ऑफ इफ्ता। ये क्या था भाई, यहाँ पर जो भी न्यू कन्वर्ट्स थे, ये जगह रिस्पॉन्सिबल थी न्यू कन्वर्ट्स को इस्लाम सिखाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम देखेंगे बैटल्स को, ठीक है। अच्छा, बैटल्स दो तरीके के हैं, उनको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम बैटल्स पढ़ेंगे, फिर हम कॉन्क्वेस्ट पढ़ेंगे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के एरा में, क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ मिली वो इसलिए मिली क्योंकि बहुत सारे बैटल्स हम जीते थे। तो फर्स्ट लेट्स सी द बैटल ऑफ कत्सिया। अब यज़दगिर्द था, ये पर्शियन एम्परर था भाई। इसने कहा कि जो ज़मीन हमने बैटल ऑफ वेब में लूज़ किया, अब हम उसको वापस रिकैप्चर करेंगे। अब उसने 60,000 की आर्मी रेडी की अभी रुस्तम के अंडर, और फिर आगे जाके 60,000 और आ गई, यानी टोटल 1,20,000 की आर्मी हो गई। ये कॉमा है, ये वन नहीं है, ठीक है, लुक्स पे मत जाना।
हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु गॉट टू नो अबाउट दिस एंड उन्होंने क्या कहते हैं इनिशियली उन्होंने ये फैसला किया कि भाई मैं आर्मी रेडी करूंगा और मैं खुद उसे लीड करूंगा और इनसे लड़ूंगा जाके। लेकिन हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु ने उनको सजेस्ट किया कि भाई देखें अभी जो है आप खुद मत जाएं, अभी स्टेट को आपकी ज़रूरत है। तो हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अली का कहना मान लिया और उन्होंने 30,000 की आर्मी भेजी साद बिन अबी वक़ास रजी अल्लाह अन्हु के अंदर, और मुस्लिम ने कच्छा पे जाके कैंप कर दिया, इसलिए इसको बैटल ऑफ कच्छा कहते हैं। अब साद बिन अबी वक़ास वाज इल, सो ही सेंड अ डेलीगेशन ऑफ 14 मैन, उन्होंने 14 लोगों को भेजा और उनको इंस्ट्रक्ट किया कि भाई पर्शियंस को जाके वही 3 ऑप्शन दे के आ जाओ कि भाई या तो इस्लाम कबूल करें, या तो जिजिया पे करें, या वॉर करें। और यज़दागिर्द ने वॉर चूज़ किया। अब क्या होता है, बैटल स्टार्ट हुआ और 3 दिन तक बैटल जो है चलता रहा और मुसलमान थोड़े प्रेशर के अंदर थे क्योंकि भाई आगे 1,20,000 की आर्मी, यहाँ हमारी 30,000 की आर्मी, तो ज़ाहिर है प्रेशर में तो होंगे। अब तीसरे दिन क्या हुआ, रुस्तम को मार दिया हमने जो आर्मी का लीडर था, और मुस्लिम्स जीत गए। इस बैटल में जो है 8,500 मुस्लिम शहीद हुए और 35,000 पर्शियंस को मार दिया गया। अब अगर देखा जाए तो ऑल्दो नंबर्स में भी हम कम है और हम परसेंटेज में भी कम है। भाई हमारी आर्मी थी 30,000 की, उसमें से 28.3% हमारे शहीद हुए। उनकी आर्मी थी 1,20,000 की, तो उनके नंबर्स तो ज़्यादा हमने मारे ही, लेकिन एक तो कोई ये कह सकता है ना कि इतनी ज़्यादा आर्मी आएगी तो ज़ाहिर है ज़्यादा ही मरेगी, लेकिन परसेंटेज में भी ज़्यादा मरी, कन्वर्जन रेट भी ज़्यादा था। समझ रहे हो कि इतने सारे लोग लड़ने आए, उनमें से इतने फीसद लोग नाकाम हो गए। तो हम इन टर्म्स ऑफ फैक्ट एंड इन टर्म्स ऑफ मैथ्स दोनों टर्म्स में हम जीत गए। सही है। अब यहाँ हो गया बैटल ऑफ कच्छा खत्म। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बैटल ऑफ नहरवांद। इसको नहरवांद से कंफ्यूज मत किएगा, जो हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु के कैलिफेट पे हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये नहरवांद नहीं है, ये नहरवांद है। पर्शियन ने क्या किया, जलूला में सरेंडर कर दिया एंड देयर वर नो फाइट फॉर सम टाइम एज पर द पीस ट्रीटी। बैटल ऑफ जलूला अब आगे जाके पढ़ोगे। पर्शियन ने जलूला में सरेंडर कर दिया था और पीस ट्रीटी साइन कर ली थी कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अटैक करने का प्लान किया और मुस्लिम्स को ये पता चल गया। 30,000 मुस्लिम्स की आर्मी प्रिपेयर की गई, नुमान बिन मुकर्रिन के अंडर सेंड की गई। पर्शियन 60,000 थे, हम 30,000 थे। नाहवन में हम मिले। जब हम मिले तो क्या हुआ, जब हम मिले तो यूँ हुआ कि दो दिन का फियर्स बैटल चला। तीसरे दिन जो है पर्शियंस ने एक फोर्ट के अंदर जाके रेफ्यूज ले लिया। मुस्लिम ने एक स्ट्रेटेजी अपनाई, उन्होंने प्रिटेंड किया, उन्होंने एक्टिंग की रिट्रीट करने की। ठीक है, जैसे छोड़े मिसाल की भी ज़रूरत नहीं है, आपको एक्टिंग का मतलब समझ आ गया। मुस्लिम ने एक्टिंग की कि वो भाग रहे हैं, वो छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पर्शियंस ने अपने किलों के बाहर ना कीलें डाल दी थी, जिसकी वजह से हम चल के आते तो हमें मसला होता है, या तो हम फंस जाते, हम स्लो हो जाते, या हम जख्मी हो जाते। अब पर्शियंस को जब लगा कि मुसलमान जा रहे हैं तो वो बाहर आ गए। उन्होंने कहा ठीक है चले गए तो अब हम फोर्ट के अंदर क्यों सड़ते रहे, हम बाहर आ जाते हैं। जब वो बाहर आए तो उनको सरप्राइज़ ये मिला कि भाई मुसलमान तो वहीं खड़े हुए थे। अब जब वो बाहर आए, वो अपनी नेल्स में, जो उन्होंने नेल्स बिछाई थी, उस पर वो खुद ही ट्रैप हो गए और मुसलमान ने उनको मार धाड़ के जीत गए। एंड दिस वॉज द लास्ट बैटल ड्यूरिंग हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कैलिफेट। ये बैटल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं, इन ऑर्डर ऑफ देयर इंपॉर्टेंस है। जब भी ऐसे लिखा है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर पे ये आखिरी बैटल था, लेकिन अभी सिलेबस का आखिरी नहीं है, और भी बैटल्स है। इसके बाद हम देख लेते हैं बैटल ऑफ यरमुक। दिस वाज अगेंस्ट बाइजेंटाइन एंड रोमन्स। ये वाला किसके था, ये वाला जो था पर्शियंस के अगेंस्ट था। और जो है हमारे पास, अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं बैटल ऑफ यरमुक। दिस वाज फॉट अगेंस्ट बाइजेंटाइन एंड रोमन्स। अभी तक पर्शियंस के अगेंस्ट लड़ रहे थे, अब रोमन्स के अगेंस्ट लड़ेंगे। जब हेराक्लियस को पता चला, जो रोमन एम्पायर था, उसको पता चला कि मुसलमान जो है कंटिन्यूसली जीते जा रहे हैं, वो गुस्सा हो गया, उसकी ईगो हर्ट हो गई। छोटू सा बच्चा था, क्यूटू सा, बात बात पे नाराज़ हो जाता था। अब उसने ये किया कि भाई उसको चाहिए था, वो चाह रहा था कि मैं पैलेस्टाइन को रिगेन कर लूँ, तो एक आर्मी गैदर की, कुछ जगहों पर 240,000, कुछ जगहों पर 260,000 कहा जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने इजमा किया, मजलिस शूरा के साथ कंसेंसस किया, और वन कंपेनियन स्टूड अप एंड सेड अगर हम आज खामोश हो गए तो जो कुछ हमने जीता है ना वो हम हार जाएंगे। हज़रत खालिद बिन वलीद ने जो है फोर्सेस गैदर की और रिवर ऑफ यरमुक चले गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने जो है वो खुद नहीं गए थे, लेकिन वो कांस्टेंट कम्युनिकेशन में थे और आर्मी को मोटिवेट कर रहे थे रेगुलरली। रोमन्स ने जो है हज़रत खालिद बिन वलीद को ब्राइब करने की कोशिश की, लेकिन खालिद बिन वलीद ने जो है रिफ्यूज़ कर दिया। खालिद बिन वलीद ने क्या कहते हैं उनको बल्कि बदले में बोला कि भाई आप जो है इस्लाम कबूल कर लो। उन्होंने इस्लाम जो है नहीं कबूल किया, तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह उन्होंने उनको 3 चॉइसेस दी एज़ पर इस्लाम। क्या 3 चॉइसेस, कि भाई या तो इस्लाम कबूल कर लो, या तो जो है जिजिया दे दो, या फिर जंग कर लो। तो 2 जे हो गए हमारे पास। ठीक है, या तो जिजिया, या तो जंग, या तो कबूल इस्लाम। इस्लाम कबूल कर लो, जंग कर लो, ओ जिजिया दे दो, या जंग कर लो। ठीक है, उन्होंने एज़ यूजुअल तीसरी चॉइस चूज़ की कि भाई हम जंग लड़ेंगे। अबू उबैदा बिन जर्राह जो है, अब हज़रत खालिद बिन वलीद, क्योंकि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने क्योंकि काफ़ी बैटल लड़ते हुए आ रहे थे, तो लोगों ने सजेस्ट किया कि भाई आप थोड़ा सा जो है बैक फुट पे आ जाए, वरना ऐसे तो आपकी जो है
आप बीमार हो जाएंगे, और मतलब आउट ऑफ केयर, आउट ऑफ कंसर्न उन्होंने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को समझाया। और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु ने रिप्लेस कर लिया हज़रत खालिद बिन वलीद को, एज ही हैज़ बीन फाइटिंग मैनी वॉर्स विदाउट रेस्ट। अब 40,000 मुसलमान वर्सेस जो है 2.5 लाख रोमन्स। शुरू के 5 दिन बैटल जो है चलता रहा, और आहिस्ते आहिस्ते बैटल की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती गई। छठे दिन रोमन जो है रिट्रीट करने लग गए, क्योंकि भाई इतने जो 2.5 लाख लोग थे उनमें से सिर्फ 70-80 हज़ार बचे थे, बाकी जो थे मर गए थे। 3,000 मुस्लिम मार्टियर हुए, 70-80 हज़ार बच गए 2.5 लाख में से, तो तकरीबन 1,80,000 रोमन्स को मार दिया गया। मुस्लिम्स वन, और ये बैटल जो था टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि भाई रोमन्स कम्प्लीटली वाइप्ड अवे फ्रॉम सीरिया, सीरिया हमारे अंडर आ गया। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को जैसे ये न्यूज़ मिली, उन्होंने शुक्राने की नफिल अदा की। आप नफिल शुक्राना नहीं लिखोगे, आप प्रेयर ऑफ थैंक्स ही लिखोगे, क्योंकि सीआईज में या तो इंग्लिश यूज़ करनी है या अरेबिक के कोई वर्ड्स यूज़ करने हैं, उर्दू नहीं यूज़ करनी, सही है। बैटल यहाँ खत्म हो गए। अब हम बात करेंगे कॉन्क्वेस्ट की। कॉन्क्वेस्ट में हमारे पास पर्शियंस के खिलाफ कॉन्क्वेस्ट है और बाइजेंटाइन के खिलाफ कॉन्क्वेस्ट है। इनमें से कुछ जो है ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, बाकी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो चलो भाई पहले पर्शियंस वाले देख लेते हैं। पहले हमारे पास आ जाते हैं बैटल ऑफ नमारक। बैटल ऑफ नमारक, मेरी एक थोड़ा सा फ्लॉ ये है कि मैं बहुत तेज़ तेज़ बोलता हूँ, तो नीचे ऑप्शन में जाके आप वीडियो को ना थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं अगर आपको तेज़ लग रहा है। मैं तेज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लेक्चर्स हम आखिरी वक्त पे ही बैठ के देख रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मैं खुद भी जब अपने टाइम में देखता था, मैं उसको 2x या 1.75x करके देखता था। तो और मैं नेचुरली मेरी जो स्पेस है वो 1.75 ही है, तो आई एम सेविंग इट फॉर यू। लेकिन अगर आपको तेज़ लगे तो आप स्लो कर लिएगा, जस्ट अ सजेशन। खैर, नाउ लेट्स लुक एट बैटल ऑफ नमारक। मुस्लिम्स ने जो है हीरा कैप्चर कर लिया था ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, लेकिन पर्शियन चाहते थे कि वो रिकैप्चर कर लें, ठीक है, वो छुड़वाना चाहते थे और वो चाहते थे कि हमारी जगह हम वापस आ जाए इस पर। अब रुस्तम जो है जबान को भेजता है पर्शियन आर्मी को लीड करने के लिए, और हज़रत मुताना जो है मुस्लिम आर्मी को लीड करते हैं। जबान जो है एक मुस्लिम सोल्जर उसे अरेस्ट कर लेता है, ठीक है। अब जब वो उसको अरेस्ट करता है ना, क्योंकि ये तो पता होता है कि वो ऑपोजिट आर्मी का है, लेकिन वो ये नहीं रिकग्नाइज करता कि ये उन लोगों का लीडर है। अब जबान उसको कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें रैंसम दे देता हूँ, मुझे छोड़ दो, क्योंकि एक रूल, एक उस वक्त एक मामूल होता था कि भाई अगर किसी को कैदी लिया है वो आपको रैंसम दे तो आप उसे छोड़ सकते हो अगर आप चाहो। उन्होंने अग्री कर लिया और मुस्लिम जीत गए। मुस्लिम जो है वॉर तो जीत गए। अब लेकिन जब दूसरे सोल्जर ने रिकग्नाइज कर लिया कि भाई ये जो शख्स जिसको हमने कैद किया है जबान है, तो अगर हमें पहले पता होता तो हम उसको शायद ना छोड़ते, लेकिन क्योंकि हमने उसको अपनी ज़ुबान दे दी थी, और एक सच्चे मुसलमान अपनी ज़ुबान से नहीं मुकरता चाहे कुछ भी हो जाए। एक मिसाल हमारे पास ये भी है, जब हमने ट्रीटी ऑफ हुदैबिया सिर्फ लिखी थी, साइन नहीं की थी, तो मक्का से एक शख्स भाग के मदीना आ गया था और हमने उसको वापस भेज दिया था। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशक साइन नहीं किया था लेकिन अपनी ज़ुबान दे दी थी। तो मुसलमान और स्पेशली अरब अपनी ज़ुबान को लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो क्योंकि ज़ुबान दे दी थी क्या भाई आपको छोड़ेंगे, तो इसलिए उसका रैंसम एक्सेप्ट करके उसको छोड़ दिया था। अब हमारे पास आया था बैटल ऑफ ब्रिज। बैटल ऑफ ब्रिज जिसको हम बैटल ऑफ मरवा या बैटल ऑफ जसर भी कह सकते हैं। अब पर्शियन जो थे वो रुस्तम के अंडर आए, वो यूफ्रेट्स रिवर पे गैदर हुए, नमरक पे हारे थे, उसका बदला लेने के लिए आ गए। 30,000 पर्शियन आए 300 एलिफेंट्स के साथ और अंडर द कमांड ऑफ बहमान। 9,000 मुस्लिम गए अबू सकीफ़ी के कमांड में। अब मुस्लिम क्योंकि ये रिवर के था, तो भाई ये रिवर है, एक आर्मी इस साइड है एक आर्मी इस साइड है, और ये जो है पानी जा रहा है इसमें, ठीक है, जब भी रिवर कहेंगे उसे, न्यू इन्फॉर्मेशन। खैर, अब मुस्लिम ने जो है बोट्स का यूज़ करके, देखें मैंने बहुत प्यारी सी नाव बनाई है, और इस बोट्स को यूज़ करके जो है इसके ऊपर एक ब्रिज बनाया है, ऐसे ना बहुत सारी बोट्स रख दी और ब्रिज बना लिया क्रॉस करने के लिए। हज़रत अबू उबैद जो है उन्होंने रिवर क्रॉस करने का सोचा, लेकिन जो हज़रत मुथाना लीडर थे उन्होंने मना किया कि भाई अभी जो है आप क्रॉस नहीं करें, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा भाई हम जीत जाएंगे, आप टेंशन नहीं लें। अब जब मुस्लिम ने रिवर क्रॉस कर लिया, इधर आ गए, तो वो सरप्राइज हो गए देख के कि अच्छा भाई आर्मी तो माशाल्लाह से बड़ी है ही बहुत, लेकिन ये हाथी भी हैं भाई। अब हाथियों से हमें लड़ने का इतना रेडी नहीं था ना, मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो हम आहिस्ता आहिस्ता हारने लग गए। ठीक है, हमारे घोड़े भी, जो हम घोड़ा सवार हम घोड़े पे थे, वो हाथी देख के भी थोड़ा सा परेशान हो गए। अब इन हाथियों में एक सफ़ेद हाथी था जो तमाम हाथियों का जो है लीडर था। वो जैसे जैसे जहाँ जहाँ जा रहा था, जिसको मार रहा था, सारे हाथी उसको फॉलो कर रहे थे। अब ये हमारे लिए एक चैलेंज बन गया, और मुस्लिम जो है क्या कहते हैं इसमें क्या हुआ कि हज़रत अबू उबैद जो है वो तरीके उन्होंने उस हाथी की सूंड काट दी, नाक जो नहीं होती वो काट दी। अब जब वो काटी तो वो और जो है उतावला हो गया, और वो अबू उबैद रजी अल्लाह अन्हु पे चढ़ गया और उनको क्रश कर दिया, और वो बेचारे शहीद हो गए। अब मुस्लिम जो है जब उन्होंने देखा कि यार यहाँ तो हमें शिकस्त मिल है, तो वो पीछे की तरफ भागने लगे। अब वो वापस इधर आने लगे। अब जब वो वापस आ रहे थे तो पर्शियन में से एक पर्शियन ने
पर्शियन में से एक पर्शियन ने जो है बोट्स तोड़ दिए ताकि ब्रिज तोड़ दिया, और 9,000 में सिर्फ 3,000 मुस्लिम बच गए। बाकी जो थे वो क्या कहते हैं, या तो शहीद हो गए या वो डूब, मतलब शहीद हो गए। कैसे शहीद हो गए, या तो वो डूब गए या वो क्रश हो गए। इस 9 को कंफ्यूज नहीं करना, ये ब्रैकेट है, सही है। और अच्छा, 6,000 मुसलमान जो है वो शहीद हुए और 6,000 पर्शियन भी शहीद हो गए। ओ, शहीद नहीं हुए, मर गए। अब इस बैटल पे जो है हम हार गए थे। तो अब जब हम हार गए तो हमें भी अब रिवेंज लेना था। तो हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जो है गैदर की एक आर्मी हज़रत मुताना रजी अल्लाह अन्हु के अंडर, और पर्शियन ने भी एक आर्मी गैदर की 12,000 की, मेहरान के अंडर। मेहरान बंदे का नाम है। आर्मी जो है बोवेब पे मिली, जब इसको बैटल ऑफ बोवेब कहते हैं। और इस बार जो है रिवर पर्शियन ने क्रॉस किया और उनको थोड़ा सा मसला हुआ। अब पर्शियन जो है ट्रैप हो गए, मेहरान जो है मरी, उसको मार दिया गया, 100 मुस्लिम शहीद हुए और मुसलमान ये बैटल जीत गए। आपने भी इसी तरीके से बताने, जितनी डिटेल में मैंने बताया। एक्स्ट्रा डिटेल्स डालोगे तो टाइम कम पड़ जाएगा, ठीक है। सारे बैटल्स नहीं आएंगे वैसे भी। अब आ जाते हैं हमारे पास फॉलो मदैन। मदैन जो था कैपिटल ऑफ पर्शिया था। हज़रत साद रजी अल्लाह अन्हु जो है मदैन मार्च करते हैं, और मुस्लिम जो है छोटे छोटे शहरों को पहले इन्वेट करना स्टार्ट करते हैं, और वहाँ पर जो है मदैन पे जाके सीज ले डाउन कर देते हैं। 2 महीने के लिए सीज रहता है। यजगेद और लीडर जो है वहाँ से भाग जाते हैं, खजाना वगैरह सारा लेके। अब जब वो भाग जाते हैं, मुसलमान सिटी में एंटर करते हैं और बाकी रिमेनिंग जो ट्रेजर है वो मदीना भिजवा देते हैं, सही है। अब जो वॉर स्पॉइल्स थी, मतलब जंग के बाद जो बूटी बचती है, माले गनीमत बचता है, वो तमाम सोल्जर्स पे डिवाइड हो गया, और वो इतना था कि हर सोल्जर को 12,000 दिरहम मिले। पीपल ऑफ मदैन जो थे, वहाँ के जो लोग थे, वो अग्री कर लेते हैं कि भाई हम जिजिया दे देंगे और आप हमें अपनी प्रोटेक्शन में रख लें। फिर हमारे पास आया था बैटल ऑफ जलूला, जो हमने पहले बात की थी, जिसपे एक पीस ट्रीटी भी साइन हो गई थी। यजगिर जो था एंग्री था, गुस्से में था, वो फिर से उसकी बेचारे की फ्रेजाइल ही को हर्ट हो गई थी, और उसने जलूला में एक आर्मी गैदर की। हज़रत साद रजी अल्लाह ने अपने 12,000 मैन को भेजते हैं हज़रत काबा रजी अल्लाह ने के अंदर। मतलब उनकी जो है अपना, उनकी लीडरशिप में, उनके कमांडमेंट में भेजते हैं। कहाँ पर? जलूला पे। अब जलूला पे जाके जो है 80 दिन का हम सीज जो है ले डाउन करते हैं, और रोज़ लड़ाई होती है, 80 दिन तक रोज़ लड़ाई होती है। फिर क्या करते हैं मुसलमान, फेक रिट्रीट वाली स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं। पर्शियन जैसे ही बाहर आते हैं, हम उनको अटैक कर देते हैं, हम जीत जाते हैं, पर्शियन डिफीट हो जाते हैं, और हम एक पीस ट्रीटी साइन कर देते हैं कि वही लड़ाई शड़ाई नहीं होगी एंड सो ऑन, जो ये लोग बाद में जाके तोड़ भी देते हैं। यहाँ तक थे कॉन्क्वेस्ट ऑफ पर्शियन। पर्शियन के साथ जो कॉन्क्वेस्ट थे। अब हम आ जाते हैं बाइजेंटाइन और रोमन, मतलब एक ही है, दोनों के अलग अलग नाम है। अब पहले हम बात कर लेते हैं सीरियन कैंपेन। सीरियन से मुराद वो लोग जो बाइजेंटाइन रूल में सीरिया में रह रहे हैं, अंडर द रूल ऑफ बाइजेंटाइन। अब आ जाता है हमारे पास कॉन्क्वेस्ट ऑफ डेमस्कस, जो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में किया था, लेकिन हम आधा छोड़ के आ गए थे क्योंकि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के फ्यूनरल अटेंड करना था। तो मुस्लिम्स एंड बाइजेंटाइन जो है अभी तक 7 साल के लिए लड़े जा रहे थे, एंड मुस्लिम एम्पायर काफ़ी एक्सपेंड हो गई थी। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के कैलिफेट पे सीज ऑफ डेमस्कस वॉज लिफ्टेड, हमने छोड़ दिया था और हम यहाँ गए थे। हज़रत अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के कैलिफेट पे ये वापस हमने वो सीज ले डाउन किया 14 AH को। हज़रत खालिद बिन वलीद जो है आर्मी को लीड करते हैं, और आर्मी को 5 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि डेमस्कस के 5 गेट होते हैं, तो हर गेट के लिए एक आर्मी भेज देते हैं। एक आर्मी को हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु खुद लीड करते हैं, एक को अमर बिन आस, एक को अबू उबैदा, एक को शुराबील और एक को यजीद। अब क्या होता है, ईच ग्रुप लेज अ सीज ऑन वन ऑफ द गेट। 5 ग्रुप्स थी, हर ग्रुप एक दरवाजे पे जाके जो है सीज दे देती है। देख रहे हैं आप, ये इतना अच्छा दरवाज़ा बनाया है मैंने। अब थॉमस जो था रोमन आर्मी का लीडर, ये हेराक्लियस का सन इन लॉ था। सन इन लॉ कौन होता है बेटा? सन इन लॉ होता है जो आपके पापा आपके नाना के हैं, यानी आपकी, मतलब आपकी बेटी का शौहर, वो होता है सन इन लॉ। तो थॉमस जो था वो हेरेक्लियस का सन इन लॉ, दामाद था, दामाद। उसने मुसलमानों को अटैक करने की कोशिश की, बट वो अनसक्सेसफुल हो गया, थॉमस ने रिट्रीट किया। अब क्या कहते हैं, हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ने जो है उसके दरवाजे की तरफ जा रहे थे, तो जैसे उसको पता चला, उसने जो है सरेंडर कर दिया कि भाई हज़रत खालिद आ रहे हैं, क्योंकि वो डरा हुआ था। रोमन इन जनरली हमसे डरे रहते हैं, क्योंकि बैटल ऑफ मुता में भी रोमन जो थे लाख थे और हमको 3-4 हज़ार थे, और हमने उनको फिर भी शिकस्त दे दी थी। तो रोमन को पता था भाई मुसलमानों के लिए नंबर कोई बड़ा इशू नहीं है, उनके पास कोई डिवाइन सपोर्ट है। फिर जब वो हार गए तो उन्होंने एक पीस ट्रीटी साइन की, रोमन ने जिजिया पे किया, और मुसलमानों ने उनको पीसफुली जाने की इजाज़त दे दी। अब मुस्लिम ने डेमस्कस को कैप्चर कर लिया, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु को वहाँ का चीफ बना दिया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कॉन्क्वेस्ट ऑफ जेरूसलम। बैटल ऑफ यरमुक के बाद होता है ये। मुस्लिम फिर से छोटे छोटे शहर को कैप्चर करते हुए जेरूसलम पे सीज ले डाउन करते हैं। मुस्लिम थोड़ा सा टफ टाइम फेस करते हैं, क्योंकि वहाँ पर सख्त ठंड होती है और हमारी आर्मी छोटी होती है। मुस्लिम को हज़रत अमर बिन आस लीड कर रहे होते हैं, और वो री के लिए बोलते हैं हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु को। अब रोमन सरेंडर कर देते हैं जब उनको पता चलता है कि अभी री आ रही है। अभी तक तो रोमन भी अड़े हुए थे आगे, लेकिन क्या कहते हैं, रोमन जो है
जब उनको पता चलता है कि भाई मुसलमानों को रीइंफोर्समेंट आ रही है, उनकी आर्मी मजीद बढ़ने वाली है, तो वो सरेंडर कर देते हैं, लेकिन एक कंडीशन पे। वो कंडीशन ये है कि वो बोलते हैं कि भाई कैलिफ खुद आएगा और हमारे साथ पीस ट्रीटी साइन करेगा, ठीक है। वो कहते हैं कि भाई हमारी इज्जत है, हम एक बड़ी ट्राइब है, हमारे पास कैलिफ खुद आना चाहिए हमसे पीस, और हमसे पीस ट्रीटी साइन करेगा, हम डायरेक्ट कैलिफ से बात करेंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु क्योंकि एक वो सिंपल और हम्बल इंसान थे, वो हम्बली आते हैं सिंपल क्लोथ्स पे, सिर्फ एक नौकर के साथ और एक ऊँट पे सवार होते हुए, वो भी बारी बारी के, खुद भी उसी ऊँट पे सवार हो रहे हैं, सेम टाइम उनका नौकर भी उसी ऊँट पे बारी बारी सवार करेंगे, 5 मिनट वो 5 मिनट नौकर, एंड सो ऑन। दिस शोज़ कि हाउ हम्बल ही वॉज, और उन्होंने में किसी में कोई भी फ़र्क नहीं रखा। अब क्या होता है, हज़रत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को जो है लोग बोलते हैं कि भाई आप जो है कैलिफ हैं, तो थोड़े कपड़े तो मतलब लग्जीरियस पहने, थोड़े से हैवी कपड़े पहने। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने सबकी सजेशन सुन के अग्री कर लेते हैं, ठीक है, अग्री कर लेते हैं। अब रोमन जब वो देखते हैं तो वो ट्रीटी साइन करने से जो है ना रिफ्यूज़ कर देते हैं। वो बोलते हैं कि भाई हमने तो ये सुना था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने जो है वो बहुत सिंपल है, तो ये शख्स तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ना है ही नहीं, सही है, क्योंकि उन्होंने हमेशा सुना था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह वाज अ सिंपल मैन। अब दिस शोज द सिंप्लिसिटी एंड हम्बलनेस ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह, द ह्यूमिलिटी ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह, दैट इवन द एनिमीज न्यू हिम बाय दिस ट्रेट, दैट ही वाज अ सिंपल एंड डाउन टू अर्थ पर्सन। समझ आया? नहीं समझ आया? भाई दुश्मन भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह को इस खूबी से जानते थे कि वो एक बहुत सादा किस्म के इंसान है, तो दिस शोज़ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह किस सादा तरीके के इंसान थे। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह वापस अपने पुराने कपड़ों में, अपने ओरिजिनल कपड़ों में आ जाते हैं, पुराने से मुराद जो उन्होंने पहले पहने हुए थे, और ट्रीटी साइन कर देते हैं। अब ट्रीटी में होता क्या है कि भाई हम जो है आपको रिलीजियस फ्रीडम देंगे, आपको इस्लाम नहीं फॉलो करना है, ठीक है, आपने जिजिया, आप जिजिया दे दो, आप इस्लाम नहीं फॉलो करो, हम आपको अपनी प्रोटेक्शन में रखेंगे, और आप अपना जो है फ्रीडम, उसके साथ रिलीजन वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हो, ज़िंदगी गुजार सकते हो, हम आपके चर्चेज़ नहीं डैमेज करेंगे एज लॉन्ग एज वो आपके कंट्रोल में। जब आपने उसको अबेंडन कर दिया, फिर हम उसके साथ जो भी करें, क्योंकि भाई आप इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, हमें वैसी चर्च से कुछ लेना देना नहीं है, तो उसका कुछ तो होगा ना, हम उसको तोड़ के कुछ भी कर लेंगे फिर एज लॉन्ग, लेकिन जब तक आप उसको यूज़ कर रहे हो, आप उस पर इबादत करना चाह रहे हो, आप उसको अबेंडन नहीं कर रहे, आप उसकी केयर कर रहे हो, सब कर रहे हो, तब तक भाई वो हमारे हिफ्ज़ ईमान में रहेगा। अब आफ्टर द ट्रीटी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने वांटेड टू ऑफर प्रेयर ऑफ थैंक्स गिविंग, वो शुक्राने की नफल अदा करना चाहते थे, तो उन्होंने बोला कि भाई मुझे कोई जगह बता दें जहाँ मैं पढ़ सकूँ। रोमन ने उनको चर्च ऑफर किया, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने रिफ्यूज़ कर दिया, एज इट वुड हैव सेट अ बैड एग्जाम्पल। भी ऐसे लोगों को लगता कि खुल के किसी के भी अब ऐसे तो आज के लोग जाके मंदिरों में भी इबादत शुरू कर देते, होली भी खेलना शुरू हो जाते हैं, एंड सो ऑन। तो इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने अपने विजडम को देखते हुए बोला कि नहीं भाई, रिलीजियस मैटर्स में इतना भाईचारा नहीं है, आप अपनी जगह इबादत करोगे, हम अपनी जगह इबादत करेंगे। फिर उन्होंने मस्जिद अल-अक्सा में इबादत शुक्राने की नफिल अदा की। अब आगे क्या होता है भाई, कॉन्क्वेस्ट ऑफ इजिप्ट आ जाता है। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से बोलते हैं कि भाई हमें इजिप्ट कैप्चर कर लेना चाहिए, क्योंकि भाई उसके पास समंदर है जो हमारे अगेंस्ट यूज़ हो सकते हैं नेवल ऑपरेशन के लिए। नेवल ऑपरेशन के मुराद के भाई हम तो लैंड में ना, इजिप्ट के पास समंदर है, वो समंदर के थ्रू आके हमें मार वरना दें, या एंड सो ऑन, हमारे खिलाफ कोई नेवल ऑपरेशन ना हो। फिर 19th एज में हज़रत अमर बिन आस जो है इजिप्ट मार्च करते हैं 5,000 लोगों की आर्मी के साथ, और छोटे छोटे शहरों को कैप्चर करना शुरू कर देते हैं। ये एक हमारी बहुत ही कॉमन स्ट्रेटेजी थी। हज़रत अमर ट्राइज टू कैप्चर द फोर्ट फुस्ताद बट फेल्स। फुस्ताद एक फोर्ट था जो कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन फेल हो जाता है। फिर वो रीइंफोर्समेंट के लिए कॉल करते हैं, और आर्मी जो है 5,000 से 15,000 पे पहुंच जाती है। अब हज़रत अमर इंस्ट्रक्ट हज़रत जुबैर बिन अवाम टू कैप्चर द फोर्ट। फुस्ताद गेट्स कैप्चर्ड आफ्टर अ सीज ऑफ 7 मंथ, 7 महीने के सीज के बाद कैप्चर हो जाते हैं। हज़रत अमर बिन आस जो है अलेक्जेंड्रिया प्रोसीड करते हैं, विच टर्न्स आउट टू बी डिफिकल्ट टू कॉन्कर एज मुस्लिम आर्मी वाज आउट नंबर बाय द आर्मी ऑफ रोमन्स ऑफ 50,000। हम 15,000, वो 50,000, तो थोड़ी मुश्किल तो हो रही थी। अब हज़रत उमर जो है अपनी आर्मी से डिससेटिस्फेक्शन शो करते हैं कि भाई तुम लोग इतने ढीले क्यों पड़े हुए हो। तो हज़रत अमर बिन आस उनको बताते हैं कि हज़रत उमर जो है हमसे जो है ना, हम उनको डिसअपॉइंट करें। तो जब आर्मी ये सुनती है, उनका जो जज्बा और जुनून जागता है कि हम अपने खलीफा को डिसअपॉइंट कैसे कर सकते हैं, तो फिर वो बहुत अच्छे से लड़ना शुरू कर देते हैं, और हम आहिस्ते आहिस्ते जीतने लग जाते हैं। अब इसी दौरान क्या होता है, हेराक्लियस जो है मर जाता है, मतलब नेचुरली मर जाता है, ठीक है, उसको मार तो, और फिर रोमन जो है सरेंडर कर देते हैं आके, और मुस्लिम इजिप्ट का कंट्रोल गेन कर लेते हैं। देखो बेटा, जितने भी बैटल्स और कॉन्क्वेस्ट है ना, सिर्फ स्टोरीज है, याद करनी है, कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं इस पे। अब कॉन्क्वेस्ट भी हो गया, बैटल्स भी हो गए, सब हो गए, तो अब आ जाता है लास्ट फेज ऑफ द कैलिफ ऑफ हज़रत कैलिफेट ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, द मार्टियरडम ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो है, ही वाज नोन फॉर हिज फेयर एंड जस्ट एटीट्यूड, यानी वो भाई उन लोगों को पता था कि हम अगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आएंगे ना, वो हक और सच का फैसला देंगे। ही वाज एक्सट्रीमली हम्बल दैट पीपल को डायरेक्टली कम टू हिम विद कंप्लेंट्स। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1
कि वो बहुत ही हक और सच वाले इंसान थे, वो कभी किसी का नाइंसाफ़ी नहीं होने देते थे। नंबर टू, वो बहुत हम्बल थे, वो अपने अंदर चौड़ापन नहीं रखते थे कि मैं खलीफा हूँ। वो अपने आप को सबके साथ मिल बांट के ब्लेंड करके रखते थे। अब एक शख्स था अबू लुलू फ़िरोज़, जो एक नॉन मुस्लिम पर्शियन स्लेव था। वो मुसलमान नहीं था और पर्शियन स्लेव था। ही वॉज फ्रॉम द ससनिद एम्पायर हु वर्क फॉर मुगीरा बिन शुआब रजी अल्लाह अन्हु। मुगीरा बिन शुआब रजी अल्लाह अन्हु उसका मास्टर था, वो उसके बाद स्लेव था। अब मुगीरा बिन शुआब जो था, शुबा जो था, एक प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीनियर कंपेनियन थे एक वक्त पे वो। एंड ये जो था अबू लुलू फ़िरोज़, वो उस उनके पास एज अ क्राफ्ट्समैन काम करता था। बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात हो गई सर, फिर से समझाएं। अबू लुलू फ़िरोज़ एक नॉन मुस्लिम पर्शियन स्लेव था ससनिद एम्पायर से। वो मुगीरा बिन शुबा रजी अल्लाह अन्हु के पास एज अ क्राफ्ट्समैन काम करता था, और मुगीरा बिन शुबा रजी अल्लाह अन्हु प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सीनियर साहबी रह चुके थे। अब अबू लुलू फ़िरोज़ जो था वो स्किल्ड कारपेंटर एंड ब्लैक स्मिथ था, एंड ही वाज नोन फॉर मेकिंग हैंड मिल्स। वो अपने इन कामों के लिए मशहूर था। एक दिन वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आता है, ये शिकायत लेते हुए कि भाई उसका मास्टर जो है उसको ओवरबर्डन कर रहा है हैवी टैक्सेस के साथ। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो है बोलते हैं कि अगर तुम्हारे साथ कुछ नाहक हो रहा है तो मैं तुम्हारे सपोर्ट करूंगा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इस मैटर के अंदर लुक करते हैं। ही लुकड इनटू दिस मैटर, और उस मैटर को बहुत गहराई में, बहुत बारीकी से स्टडी करते हैं, और इस कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि भाई उसका जो उससे जो टैक्स लिया जा रहा था, उसको जो भाई टैक्स तो देना ही है ना, जाहिर सी बात है। टैक्स तो नहीं, ऐसा तो नहीं है टैक्स ही ना दे, लेकिन कोई अमाउंट एक्स्ट्रा नहीं ली जा रही थी। बहुत ही फेयर और इंसाफ वाली अमाउंट थी। एंड हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसको सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि भाई उसके जो क्लेम था वो गलत था। तो ज़ाहिर है क्यों सपोर्ट करते, फिर वो इनके साथ ज़्यादती हो जाती। अब हज़रत अबू लुलू फ़िरोज़ अब जो हज़रत नहीं सॉरी अब जो लुलू फ़िरोज़ था उसको गुस्सा आ गया, उसकी ईगो हर्ट हो गई, और उसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से पर्सनल रिजेंटमेंट यानी कि ज़ाती दुश्मनी डेवलप कर ली अगेंस्ट द कैलिफ। कैलिफ कौन? ऑब्वियसली हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। फिर फर्स्ट मुहर्रम 23 AH पे मस्जिद नबी मदीना में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फ़जर की प्रेयर लीड कर रहे थे। तो अबू लुलू जो है उस जमात में छुप के खड़ा हुआ था, और अचानक से डबल साइडेड डैगर से जो खंजर होता है बेसिकली, वो पॉइजन था, वो जहर आलूदा था, और उससे जो है उसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को 6 टाइम पेट पे खंजर मारा। अब जब उसने ये किया तो वो भागते हुए और भी काफ़ी सारे नमाजियों को जो है हार्म करते हुए गया। और जब लोगों ने उसको पकड़ने की कोशिश की, उसने कोई उसको पकड़ पाया उससे पहले उसने अपने आप को भी मार के खुदकुशी कर ली। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने 3 दिन तक जो है सरवाइव किए आफ्टर द अटैक। और उन्होंने उसी दौरान एक 6 मेंबर की काउंसिल जो है क्या कहते हैं सेट कर दी नेक्स्ट कैलिफ सेलेक्ट करने के लिए, जो नामजद करके गए थे वो, जो हम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की कैलिफेट पे इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। फिर ऑन 3 मुहर्रम 23 AH हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सैडली पास्ड अवे एंड वाज मार्टियर्ड, एंड दिस मार्क्स द एंड of the caliphate of Hazrat Umar रज़ी अल्लाह अन्हु. He was buried beside Prophet Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम and Hazrat Abu Bakr रज़ी अल्लाह अन्हु in मदीना शरीफ। तो यहाँ पर हमारा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का कैलिफेट ख़त्म हो जाता है बेटा। अब हम स्टार्ट करेंगे कैलिफेट ऑफ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु।